गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और इस वक्त मैं और साक्षी मौजूद हैं अलकनंदा गंगोत्री क्रूज के ऊपर। तो बनारस में हमारी मौजूदगी पिछले कई दिनों से है, यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम गंगोत्री क्रूज पर मौजूद हैं, जो कि अपने आप में ही एक बेहद खास क्रूज है। बिल्कुल, और इसके अंदर क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सुबह 9 बजे तक देंगे आपका साथ, हर एक अपडेट के साथ में रहेंगे आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 बैठक से जुड़ी हुई मैक्रो के निमंत्रण पर G7 बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में भी होने वाली है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। फ्रांस के एवियन में हो रही G7 की अहम बैठक है। तो कल राष्ट्रपति ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो कल ही G7 के लिए शिरकत पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके बाद मुलाकात दोनों नेताओं की होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज G7 देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। इसके अलावा मैक्रो भागीदार देशों का भी वेलकम करेंगे, जिसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र शामिल हैं। वहीं यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर एवियन शहर में 17 जून को G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो G7 देशों के नेताओं, साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक साझेदारी, सतत आर्थिक विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच जो कई महीनों से प्रस्तावित ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी और ट्रंप के बीच बैठक में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून को मुलाकात की संभावना है। दोनों ही नेता फ्रांस में आयोजित G7 समिट के इतर मुलाकात कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर चल रही बातचीत बैठक का प्रमुख एजेंडा होगी। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। पीएम मोदी इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन और यूएई के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें इन तीनों देशों के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सांसद जावेद अली के उस बयान की, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। कैसे बीजेपी को लेकर बयान दिया गया, बीजेपी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर अब तेजी से उतर रही है। एक तरफ अखिलेश हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहीं पार्टी की टॉप लीडरशिप भी गांव-गांव जा रही है। इसी कवायद में पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मुरादाबाद पहुंचे। पीडीए का सम्मेलन था और बात ऐसी कह दी कि सियासी हवा में जहर फैल गया। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस बार उन्होंने बीजेपी को हराने का ऐसा फॉर्मूला बताया जो तमाम न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया साइट्स की हेडलाइन बन गया। उन्होंने कहा, एक मुसलमान को कम से कम 4 हिंदू दोस्त बनाने चाहिए। मुस्लिम साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए। 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हो जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो
कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं, हमारे देश के भले की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने चार दोस्त गैर मुस्लिम बना देगा, हिंदू भाइयों को बना देगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। अब बात निकली है तो बीजेपी तक भी जाएगी। बीजेपी ने जावेद अली के बयान को लपक लिया और समाजवादी पार्टी को ही एंटी हिंदू बता दिया। हासिमपुरा और मलियाना के जब दंगे हुए थे तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए तब तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भरोसा किसने तोड़ा? ये मजहबी तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी लगातार और बढ़ते जाएंगे। मुसलमानों को डराएंगे, बहुसंख्यकों को हमेशा दुश्मन की तरह पेश करने की चेष्टा करेंगे। मजहबी तुष्टीकरण करना, जातीय खांचों में बांटना समाजवादी पार्टी की यही रणनीति है और इसी आजमाए हुए नुस्खे पर वो फिर पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा इस देश के हिंदू समाज को जहरीला बोलना यह स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी सोच अभी भी कायम है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करे। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को आतंकवादी बोलती है, समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जहरीला बोलती है। ये सब इनके तुष्टीकरण के वोट बैंक को खुश करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस हिंदू विरोधी राजनीति को नकार चुकी है और आगामी चुनाव में भी इस हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नकारेगी। समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है। जावेद अली खान के इस विवादित बयान के बाद यूपी में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। तो मैं और श्रुतिका पिछले 3 दिन से काशी में मौजूद है। बनारस में जब आते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपके होते हैं, अलग अलग जगहों को आप विजिट करते हैं और लगभग हर जगह हमने विजिट कर लिया। लेकिन ये कि जो साक्षी मेरी फेवरेट जगह रही है वो ये अलकनंदा गंगोत्री क्रूज है, क्योंकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी आए हैं और साथ ही साथ जब आपको काशी घूमना हो तो ये जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये कहीं और नजर नहीं और बाकायदा जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सुबह और शाम को जो सेशंस हैं, मूवीज हैं, वो दिखाई जाती हैं। आज भी जो हेरिटेज है, जो कलाकृति है काशी की, जब हम बात करते हैं वो यहाँ पर संजो के रखी गई है और बाकायदा प्रस्तुति जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, सारी खासियत भी बताएंगे, लेकिन साक्षी पहले खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, अब खबरों में बात कर लेते हैं आरएसएस की, जिसको लेकर कर्नाटक के जो गृह मंत्री है प्रियांक खरगे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, एक्शन लिया है। और ऐसे में प्रियांक खरगे की तरफ से खत लिखा गया है जिसमें आरएसएस की शाखाओं को लेकर जानकारियां मांगी गई हैं। आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा, जिसमें मोहन भागवत से संगठन की कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्चों को लेकर जानकारी मांगी। 2 पन्नों के इस पत्र में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में आरएसएस की 60,000 से अधिक शाखाएं और उससे जुड़ी गतिविधियां संचालित हैं। ऐसे में इतने बड़े संगठन का कानूनी निगरानी से बाहर रहना उचित नहीं है। I am very clear. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे का खत मिलते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पलटवार किया और कर्नाटक सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After, say, 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. संघ प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जनता के बीच आरएसएस को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। क्या
पश्चिम बंगाल के बाद में अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से टूट की बात सामने आने वाली है। क्या एक बार फिर से जो शिवसेना है वो टूटने वाली है, ये सवाल किया जा रहा है। और इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक शिंदे गुट का दावा है कि ऑपरेशन टाइगर अब अंतिम चरण में है। और उधर संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर का जवाब ऑपरेशन वुल्फ से दिया जाएगा। तो ये सियासी मोड़ पर आकर दोनों पार्टियां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में टूटेगा विपक्ष। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर वर्सेस ऑपरेशन वुल्फ। क्या फिर टूटेगी उद्धव की शिवसेना? बंगाल के बाद महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के टूटने का डर सता रहा है। शिवसेना यूबीटी के भीतर बड़ी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 7 सांसद और इसके लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन टाइगर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद मॉनसून सत्र से पहले शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन की तैयारियां पूरी हैं और इसके मुख्य डॉक्टर हैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उभाटामध्ये फार असंतोष आहे आणि आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावरती उभाटाच्या 7 खासदारांचा विश्वास आहे। चर्चा सुरू नाही, सर्व झालेलं आहे। जसं आपण एखादं ऑपरेशन करतो तेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात, सर्व इन्व्हेस्टिगेशन झालेले आहे। फक्त ऑपरेशनची तारीख डॉक्टरने देणे बाकी आहे। उद्धव ठाकरे ने रविवार को पार्टी के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 9 में से 4 सांसद ही पहुंचे। सांसद राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे, अनिल देसाई, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टेकर ही शामिल हुए। बाकी के 5 सांसद नदारद थे। हालांकि इसको लेकर पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि 5 सांसद वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। सभी 9 सांसद एकजुट हैं और पार्टी के साथ हैं। सभी अटकलें बेबुनियाद हैं। उधर संजय राउत ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर फेल हो गया, अब वो ऑपरेशन भेड़िया चलाएंगे। संभ्रम निर्माण करण्यासाठी, अशा प्रकारे संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिंदे चलिए और अब बात कर लेते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि अब ऑपरेशनल हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया। उन्होंने सीधा संवाद उन किसानों के साथ में किया जिन्होंने जमीन जो थी अपनी इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे उनका जो सपना था वो किसानों की मदद से पूरा हुआ है। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार कमर्शियल फ्लाइट ने लखनऊ के अमोसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी। साथ ही कुछ मजदूर भी थे जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण में काम किया था। ये सभी लोग जेवर के विधायक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान सभी किसानों ने सीएम योगी के सामने मुआवजा मिलने के बाद बदली जिंदगी को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर। हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपया निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई उनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में सिर रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक
ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसलिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों को संबोधित किया और जेवर में एयरपोर्ट बन जाने के लिए किसानों का आभार जताया। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को खूब फायदा होगा। अभी एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा हुआ है। आने वाले सालों में एयरपोर्ट का और विस्तार होगा और यहां 5 रनवे और बनाए जाएंगे। जब मैं और श्रुतिका ये शो करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं, तो हर बार हमारी एक जो लोकेशन होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव लोकेशन इसलिए है क्योंकि पीएम यहाँ पर खुद मीटिंग होस्ट कर चुके हैं। ये अलकनंदा गंगोत्री क्रूज का लाउंज एरिया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं जिसमें देश के लिए डिसीजंस भी लिए गए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अलग अलग राज्यों के, या फिर वो डिप्टी सीएम हो, सभी बड़े जो नेता मंत्री हैं वो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर जो किसान हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर वो मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। और कैसे एक मुस्लिम किसान ने अपनी बात सामने रखी है और तारीफें की है योगी आदित्यनाथ की, आपको सुनवाते हैं। तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम, तो हमें इतनी खुशी हुई है। 35वें खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत की नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी, और मैं वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया करो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किया। हवाई जहाज में हवाई चप्पलन से बैठा दिए हम, कई साइकिलन पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूमने। हाजी जफर बोल रहा हूं मैं, हमारी मौज करती योगी जी आएंगे 2027 में, फुल बहुमत से जीतेंगे। साक्षी, किसान देश के अन्नदाता हैं और वो देश की असली आवाज है। ऐसे में जब ये किसान यात्रा करके पहुंचते हैं, जेवर एयरपोर्ट के थ्रू ये फ्लाइट लेते हैं, तो कैसे इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उनको आशीर्वाद दिया एक और कार्यकाल बढ़ने का। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो हमारे संग, बहुत बढ़िया। उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर में दान की चोरी वाले मामले की अब बात करेंगे, जिसमें एसआईटी की टीम जांच करने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी को कैसे भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम जो दुर्भाग्यपूर्ण बातों को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा अखिलेश यादव के द्वारा, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, मंदिर परिसर में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे इस पूरी जांच में, और
3 सदस्यीय एसआईटी टीम, कई लोगों से पूछताछ भी उनकी तरफ से की गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले राम भक्ति की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, उन्हें एहसास नहीं है। पाल राव, आप उसको भी जानते हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 4। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों, ये सनातन धर्म का अपमान है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र में करीब 7 घंटे एसआईटी ने पहले दिन जांच की। आज फिर अयोध्या के राम मंदिर परिसर में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंचेगी और राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक आज अयोध्या में बैंक कर्मियों से एसआईटी पूछताछ कर सकती है और दान राशि के जमा रिकॉर्ड और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जुटा सकती है। एसआईटी की जांच का फोकस अब मनी ट्रेल और दान राशि से जुड़े दस्तावेजों पर होगा। एसआईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि संदेह के घेरे में वो सभी लोग हैं जो दान की गिनती से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने में शामिल हैं। एसआईटी की टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों का डाटा मांगा है जो पिछले कुछ साल में राम मंदिर में दान के रुपए गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति को भी जांच के दायरे में रखा गया है। मंदिर में बने गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दान पेटी से गणना कक्ष तक लाने, गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया की जांच होगी। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की जांच भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्टियों के साथ गिनती में शामिल सभी लोग फिलहाल जांच के दायरे में हैं। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। मामला इतना बढ़ गया है कि हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने तो बैंक के कर्मचारियों पर ही आरोप लगा दिए। जन्मभूमि ट्रस्ट के विरोधी रहे हमेशा, तो वो तो हमेशा कोई न कोई चीज को ढूंढ करके दिल का ताल बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई, देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट का कोई आदमी कहीं शामिल है नहीं। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। तो अब वो कर्मचारी बैंक के आते थे तो हमारे तो कोई थे नहीं, ना हम तक कोई संबंध था। अब उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी बेईमानी किया हो जो पकड़ में आई, बताते हैं लोग। तो अब हम उसके बारे में क्या कहें। पहलू इस जांच के, पहला जो प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाती है और क्या उस प्रक्रिया में गुंजाइश है कि इसमें गबन हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या वाकई कोई गबन हुआ है। जो कर्मचारी हैं क्या उनकी भूमिका संदिग्ध है या ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो भी सवालों के दायरे में है। इसकी जांच की जाएगी और साथ ही कौन लोग इसे बतौर साजिश जानबूझकर राम मंदिर को सवालों के घेरे में लाना चाहते हैं उसकी भी जांच की। तो राम मंदिर को लेकर जो चढ़ावे का पूरा मामला है उसमें सबसे पहले अखिलेश यादव ने आवाज उठाई, उसके बाद में एसआईटी का गठन होता है। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एसआईटी की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। और
ऐसे में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और लिखा है कि भाजपा का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में बननी चाहिए IIT पर बन रही है SIT। इस तरीके से तंज लहजे में अखिलेश यादव की तरफ से भाजपा के ऊपर प्रहार किया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैसे इस बार का पलटवार किया है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद इतना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है।